चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रीय आय को पढ़ने से पहले जो है इसमें कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, उसको हम लोग समझते हैं पहले कैसे कैसे इसमें शब्द आएंगे जो बार बार आएंगे, रिपीट करेंगे। जैसे वेस्टियर साहब पे आप लोगों ने देखा था कि औसत, सीमांत और कुल, ये बार बार आ रहे थे ना। पहले यूनिट में जो आ रहा था औसत उपयोगिता आ रही थी, सीमांत उपयोगिता आ रही थी, कुल उपयोगिता आ रही थी। अगले यूनिट में हम गए उत्पादन वाले चैप्टर में, तो औसत उत्पादन हुआ, कुल उत्पादन हुआ और सीमांत उत्पादन हुआ। जब हम लोग लागत में प्रवेश किए तो औसत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत आ गई। बाजार में प्रवेश किए तो औसत आए, कुल आए, सीमांत आए। तो औसत, सीमांत और कुल ये शब्द बार बार आ रहे थे। तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय आय में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आएंगे। पहले हम उन शब्दों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे लेटर हैं जो बार बार आएंगे। एक जो लेटर आएगा यन आएगा। लेटर क्या आएगा? यन। राष्ट्रीय आय में जब यन आता है तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ निकलेंगे? दो। एक जो यन आएगा इसको हम बोलेंगे नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेट। नेट हम कब बोलेंगे? जब ये शुरू में आए, जैसे इस तरह आ जाए NDT, है ना, NDE, NDI। अगर यन शुरू में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? नेट होता है। क्या होता है? नेट। नेट का हिंदी होगी सूत्र। याद रहेगा? लेकिन अगर यही यन जो है बीच में आ जाए, है ना, बीच में आ जाए, तब इसका मतलब क्या होगा? नेशनल होगा। नेशनल। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। जैसे यहां देखो, यहां पर अगर हम डी हटा दें, डी क्या करें? हटा दें, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? यन लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो सारे जो यन है इन सबका मतलब क्या होगा? नेशनल होगा। याद रहेगा? यानी यन अगर दो अक्षरों के बीच में आ रहा है, दो लेटर के बीच में आ रहा है तो वो नेशनल होगा। यदि शुरू में आ जाए, प्रारंभ में आ जाए तो क्या होगा? नेट होगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु का उत्पादन होता है, सबसे पहले किसी वस्तु का क्या होता है? उत्पादन होता है। फिर जब उस उत्पादन को बेचा जाता है तो क्या मिलता है? आय की प्राप्ति होती है, यानी इनकम। फिर हम इनकम को क्या करते हैं? व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, यानी ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। ये जो फी है यानी ये प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। इसको हम बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। ये जो आय है ये इनकम है, जिसको हम क्या बोलेंगे? आय बोलेंगे। और ये क्या है? ये हमारा एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं या खर्च बोलते हैं। याद रहेगा? ये दो बार आ सकता है, एक बार नेट होगा और एक बार नेशनल होगा। प्रारंभ में नेट होगा और बीच में नेशनल होगा। बाकी पी कहीं पर भी आएगा हम इसको हमेशा क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। और आई आएगा तो इनकम बोलेंगे, ई आएगा तो एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसके अलावा एक आएगा जी आएगा, जी, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस, जिसकी हिंदी होती है सकल। और कुछ आ सकता है इसमें? हाँ, डी आएगा। एक शब्द आएगा डी आएगा। डी को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक बोलेंगे। ठीक है, घरेलू। इसको क्या बोलते हैं? घरेलू। तो ये सब शब्द है, ये सब क्या है? शब्द है। बाकी ये सब क्या है? ये सब तो लेटर है ना। तो यहाँ पे लेटर या शब्द, जो लेटर और शब्द जो बार बार आते रहेंगे। ठीक है, याद रहेगा सब? जी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रॉस होगा। डी आएगा तो इसका क्या मतलब होगा? यन आएगा तो नेट और नेशनल दोनों हो सकता है। शुरू में नेट होगा, बीच में नेशनल होगा। पी आएगा प्रोडक्ट होगा, आई होगा तो ई आएगा तो एक्सपेंडिचर होगा।
आप लोग अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी याद रखिएगा, ठीक है। ग्रास की हिंदी क्या होगी? सर्कल होगी। एक्सपेंडिचर की व्यय होगा। डोमेस्टिक की नेशनल का, नेट का शुद्ध। सब याद रहेगा। अब यही जो लेटर, यही जो शब्द है जो बार बार आएंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले समझ के लिए हो सकता है जीडीपी है। क्या है? जीडीपी। यानी डी का मतलब क्या है? जब पी आया है, प्रोडक्ट आया है, तो प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा? आय। उत्पादन को तुम बेचेंगे तो हमें आय की प्राप्ति होगी। जब आय है तो आय क्या होगी? व्यय भी होगी। आय क्या होगी? व्यय भी होगी। ये 30 शब्द मिले। तीनों का फुल फॉर्म याद रहेगा। ये हो गया ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? ये क्या है? एक्सपेंडिचर। अब हिंदी में सकल घरेलू आय, सकल घरेलू व्यय, याद रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? जी को जो है चेंज करते हैं। जी की जगह क्या करते हैं? एन कर देते हैं। यानी हो जाएगा एन डी पी, एन डी आई और एन डी ई। अब यहाँ पे एन का मतलब क्या होगा? नेट हुआ। तो पढ़ो एनडीपी का पूरा नाम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका इनकम। हिंदी में देखोगे नेट का मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये जो 6 जो शब्द आपको आ रहे हैं, मिले हैं, इनको बोला जाता है राष्ट्रीय आय के ये घरेलू अवयव। क्या है? घरेलू अवयव। क्योंकि इसमें घरेलू डोमेस्टिक देखेंगे, डी हर जगह है। डी हर जगह है। अब डी की जगह हम लोग क्या कर देंगे? एन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय अवयव हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय अवयव हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं? डी की जगह एन करते हैं, बाकी चीजें अपनी जगह सेम रहेंगे। हो जाएगा जी एन टी, जी एन आई, जी एन ई। हो गया। अब हम क्या करते हैं? जी को चेक करते हैं, यानी एन डी पी, एन एन आई और एन एन ई। ठीक है, एक ही है। इसको हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय अवयव। यानी कितने अवयव हो गए राष्ट्रीय के? 12 अवयव। राष्ट्रीय आय के 12 अवयव हो गए, 6 घरेलू अवयव और 6 राष्ट्रीय अवयव। ठीक है, तो हमें जो है इन्हीं 12 जो एलिमेंट है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे जीडीपी की शुरुआत करेंगे, लेकिन जीडीपी के बारे में हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जी कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बेसिक जो टर्म है हम लोग उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये सब याद रहेंगे। एनडीपी जो है, एनडीपी राष्ट्रीय आय का घरेलू अवयव है या राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय अवयव है? जीडीपी समझ आ रहा ना? ये स्टार्ट है। राष्ट्रीय नेशनल इनकम, मैंने यहाँ पे लिखा है सकल घरेलू क्या है सर? ठीक है, थोड़ा तेज पढ़िए। फिर शुद्ध घरेलू एनडीपी, फिर शुद्ध घरेलू आय, नेट डोमेस्टिक इनकम एनडीआई, शुद्ध घरेलू नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एनडीई। ये होगा राष्ट्रीय आय के घरेलू है। घरेलू अवयव में डी आएगा, डोमेस्टिक आएगा, और राष्ट्रीय अवयव में एन आएगा।
अब यहाँ से जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय आ रहा है ना, ये सब क्या होगा, राष्ट्रीय हो गया। इसके अलावा हम लोग समझेंगे अर्जित आय और गैर अर्जित आय, क्या इसे भी समझेंगे। निजी आय, व्यक्तिगत आय एवं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, इसे भी समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम समझेंगे। और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या, इसे भी हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग समझेंगे अर्जित आय और गैर अर्जित आय। अर्जित आय और एक है गैर अर्जित आय। पहले समझते हैं अर्जित आय। अर्जित आय जो है ऐसी आय को कहा जाता है कि इस आय के बदले जो है कोई न कोई उत्पादन में जो है योगदान दिया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में इसके बदले क्या दिया जाता है, योगदान दिया जाता है। ऐसी आय जिसके बदले में उत्पादन प्रक्रिया में क्या दिया जाए, योगदान दिया जाए। अब हम बात करते हैं उत्पादन के साधनों की बात करते हैं। उत्पादन की साधन कौन कौन से साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी और साधन। ये उत्पादन है कि साधन है। इन्हीं साधनों के बदले ही तो उत्पादन किया जाता है। यानी उत्पादन में जो है योगदान जो देते हैं वो यही साधन है। जब ये उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं तो उस योगदान के बदले इनको कुछ मिलना चाहिए। तो इनको जो मिलता है, जो जिस आय की जो प्राप्ति इनको होती है उसी को बोलते हैं अर्जित आय। क्योंकि ये उत्पादन प्रक्रिया में क्या देते हैं, अहम योगदान देते हैं। बिना इनके कोई भी उत्पादन संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भूमि को क्या मिलता है, लगान मिलता है। तो लगान हमारी क्या होगी, अर्जित आय होगी। क्या होगी, अर्जित। क्योंकि इस लगान के बदले जो है उत्पादन में योगदान दिया जाता है। श्रम को क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। पूंजी ब्याज मिलता है और साथी को लाभ मिलता है। तो ये जो लगान हुई, मजदूरी हुई, ब्याज हुआ, लाभ हुआ या हमारा वेतन, हम भी तो यहाँ पे योगदान दे रहे हैं उत्पादन प्रक्रिया में। सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, साल भर से चिल्ला रहे हैं, 4 साल से चिल्ला रहे हैं, खड़े होकर जो है योगदान दे रहे हैं उत्पादन प्रक्रिया में। तो उत्पादन प्रक्रिया में जब हम योगदान देते हैं तो बदले में हमें कुछ मिलता है। हमें बदले में क्या मिलता है, वेतन मिलता है। मजदूरी भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, वेतन। हम एक कर्मचारी हैं, कर्मचारी क्या होते हैं, थोड़ा अस्थायी होते हैं। इनका वेतन अस्थायी होता है, इसलिए इनको जो है इनकी मजदूरी को वेतन कहा जाता है। जो मजदूर होते हैं थोड़ा वो अस्थायी होते हैं, उनकी मजदूरी फिक्स नहीं रहती है, कभी मिली कभी नहीं। तो उनका जो पारिश्रमिक है उसको हम लोग मजदूरी बोलते हैं। लेकिन मेरा जो पारिश्रमिक है हम इसको क्या बोलते हैं, वेतन बोलते हैं। तो सरकारी जो वेतन है ये भी क्या है, अर्जित आय है। यानी जिसको वेतन मिलेगा, जिसको लगान मिलेगा, जिसको मजदूरी मिलेगी, जिसको ब्याज मिलेगा, जिसको लाभ मिलेगा, ये सब क्या करेंगे, इसके बदले उत्पादन में क्या देते हैं, योगदान देते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आलसी कर लीजिए, आलसी नहीं कहेंगे भाई, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जो है मिलता तो है, आय की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कोई भी काम नहीं करते। उत्पादन में उनका योगदान क्या होता है, शून्य होता है। उनको ऐसे ही बस मिलता रहता है। जैसे कल मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर अब पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बदले हमें क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो इस पेंशन के बदले मैं कोई काम करूंगा, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। मतलब पेंशन मिल रहा है, पैसा मिलेगा, लेकिन उसके बदले जो है मैं छात्रों को पढ़ाने वाला नहीं। मतलब पढ़ा दूंगा वो अलग बात है, वो सामाजिक कल्याण हो जाएगा। नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी पेंशन रुकने वाला नहीं है। तो पेंशन क्या हुआ, गैर अर्जित आय। इस आय के बदले जो है कोई उत्पादन कार्य नहीं किया जाता है, ये ऐसी मिल जाता है। छात्रवृत्ति, छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, उनके अकाउंट में जो छात्रवृत्ति जाती है, तो उस छात्रवृत्ति के बदले कोई उत्पादन कार्य करते हैं, नहीं करते। पैसा मिला अपना रख लिए, शॉपिंग कर लिए, उपभोग कर जाएंगे, उपभोग करेंगे, लेकिन उत्पादन नहीं करते हैं। वो उत्पादन करे चाहे न करें, उपभोग करे चाहे न करें, लेकिन छात्रवृत्ति अगर आती है तो उनको मिलती है। तो पेंशन हुआ, छात्रवृत्ति हुआ। एक है बेरोजगारी भत्ता, कुछ राज्यों में मिलता है। मानो उत्तर प्रदेश में जो है 7-8 साल पहले मिलता था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था, 2000 मिलता था। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है,
लेकिन पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो सरकार उनको हर महीने 2000 भत्ता देती थी जीवन यापन के लिए। तो कुछ राज्य देती हैं बेरोजगारी भत्ता देती हैं, इसके बदले में वो कोई काम नहीं लेती हैं। तो बेरोजगारी भत्ता हुआ, पेंशन हुआ, छात्रवृत्ति हुआ, इसके अलावा कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है। कोरोना काल में बहुत घर बेघर हो गए, तो उनको जो है सरकार अपनी तरफ से कुछ मदद देती है, आर्थिक सहायता, या कोई दुर्घटना हो गई, कोई परिवार कोई व्यक्ति गुजर गया, तो सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा देती है, आर्थिक मदद करती है ना। तो जो आर्थिक मदद है, जो पेंशन है, जो छात्रवृत्ति या जो बेरोजगारी भत्ता है, ये क्या है? गैर अर्जित आय है। इनके बदले उत्पादन प्रक्रिया में जो है कोई योगदान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसी गैर अर्जित आय को हम बोलते हैं हस्तांतरण आय बोलते हैं, या अंतरण इनकम भी बोलते हैं, अंतरण आय भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, ब्याज कैसी आय है? अर्जित आय कि गैर अर्जित आय? अर्जित आय। वेतन अर्जित आय। छात्रवृत्ति, पेंशन, समझा गया? चलो, तो ये हुआ गैर अर्जित आय। क्या लिखा गया? ऐसी आय जिसके बदले किसी प्रकार की वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं किया जाता है, इसे गैर अर्जित आय कहते हैं। इसी जो गैर अर्जित आय, जो पेंशन है, बाद में बंद कर दिया गया था। ये लोग बैठे बैठे पेंशन पाते हैं, इसको केंद्र सरकार ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, ओपीएस को बंद कर दिया था। लेकिन जो कर्मचारी जो है लगातार आंदोलन करते गए, वर्तमान समय में झारखंड में क्या हुआ? फिर से पुरानी पेंशन लागू होगी। अब झारखंड के जो कर्मचारी जब रिटायर करेंगे तो उनको जो है घर बैठे बैठे पेंशन मिलेगा। बाकी दूसरे राज्यों के कर्मचारी भी लगे हुए हैं, आंदोलन लगातार कर रहे हैं कि हमें भी पेंशन चाहिए, क्योंकि यही बुढ़ापे का क्या है? सहारा है। बुढ़ापे में जो है बीवी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, बहू छोड़ देगी, लेकिन ये पेंशन है जो सबको बांध के रखेगा, है ना। बहुए हुए चाहे बेटे हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब होगी उठा के लेके भागेंगे हॉस्पिटल। वो जान रहे हैं कि पापा की जो पेंशन आ रही है 1 लाख पेंशन आ रही है, अगर ये मर गए तो 1 लाख आना घर में बंद हो जाएगा। एटीएम तो हमारे पास है ना, और बैंक में ले जाएंगे, चेकबुक हम भी हमारे पास है, बस इनकी सिग्नेचर की जरूरत है। किसी तरह इनको बचा के रखो, है ना। तो लोग बचा के रखते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। गर्मी के दिनों में उनको पंखा देंगे, कूलर देंगे, जाड़े के दिनों में उनको हीटर देंगे, स्वेटर पहना के रखेंगे। जो है तबीयत खराब होगी लेकर भागेंगे हॉस्पिटल। लेकिन जिनके पास पेंशन नहीं है, सोचो उनकी कैसी लाइफ होती है। उनको उठा के बरामदे में छोड़ देते हैं, या घर के बाहर एक झोपड़ी होती है उसमें छोड़ देते हैं कि रहिए उसी में। जाड़े के दिनों में भाई वो उसी में जो है ठिठुरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, उसी में आग जलाते रहते हैं। तबीयत खराब हो गई, जो बच्चे पूछने वाले नहीं है ना। हमने देखा जो शिक्षित वर्ग, जो पढ़े लिखे वर्ग है, उनकी यहाँ भी ऐसी हालत है कि बाप ने इतनी मेहनत से जो इतना बड़ा मकान बनाया, जब बूढ़ा हो गया तो बच्चे उनको बरामदे में छोड़ देते हैं, उनकी हालत पे जो है ना। तो लेकिन ये पेंशन एक ऐसी चीज है कि लालच जो है बच्चों को, परिवारों को थोड़ा बांध के रखती है ना। तो हम भी ये सोच रहे थे कि 4 साल हो गया, 4 साल में जो हमारे अकाउंट में 4000 भी नहीं रहा, जब रिटायर करेंगे तो उसकी क्या गारंटी है कि हमारे अकाउंट में पैसे रहे। भैया आगे तो बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, शादियां करनी, घर जमीन सब बनाना है, तो आगे भी बचने वाला नहीं है। तो बुढ़ापे के बारे में सोचते तो बड़ा चिंतित हो जाते थे। लेकिन अब जब से ओपीएस लागू हो गया है, बड़ी राहत है, अब कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो सब कुछ ले बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पेंशन तो हमारे पास रहेगा ना, इसी के बदौलत अपना जो है बिताएंगे। तो पेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है। छात्रवृत्ति उतनी जरूरी नहीं है। चलो, पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ये सब क्या है? गैर अर्जित आय। नोट देख लीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना में अर्जित आय को शामिल किया जाता है, लेकिन गैर अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो ट्रांसफर इनकम होती है, जो हस्तांतरण इनकम होती है, जो अंतरण इनकम होती है, या जो गैर अर्जित आय होती है, क्या इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? नहीं। राष्ट्रीय आय में केवल हम अर्जित आय को शामिल करेंगे। गैर अर्जित आय या हस्तांतरण आय या अंतरण आय, इसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, सरकार क्या कर देती है? हमारे खाते में ट्रांसफर कर देती है बिना कुछ किए दिए। थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, कुछ और देख लेते हैं। कभी कभी 1-2 नंबर प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में एक दी हुई अवधि मतलब एक समयांतराल में, अब वो समयांतराल कितने महीने का होता है? 12 महीने का होता है, यानी 1 वर्ष का होता है।
उत्पादों एवं सेवाओं का आकलन किया जाता है। जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय कितनी है, तो राष्ट्रीय आय मतलब ये देखा जाता है कि एक साल में जो है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कितना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की वास्तविक मूल्य का शामिल किया जाता है। हम बाद में चर्चा करेंगे वास्तविक मूल्य क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाती है तो कब से लेकर कब तक की जाती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसमें क्या बोला जाता है? तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। कब समाप्त होता है? 31 मार्च को। तो वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है। 1 जनवरी से हमारा नया साल स्टार्ट होता है, 9 वर्ष होता है ना। तो एक विकल्प पूछता है वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जुलाई। तो वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। कब समाप्त होता है? 31 मार्च। तो 12 महीने हुआ ना। इसका आधार वर्ष कितना है? 2011 और 2012। आधार वर्ष का मतलब ये हुआ है कि अगर वर्तमान में सपोज करो कि 1 क्विंटल आलू हुआ है, 1 क्विंटल आलू है, तो 1 किलो आलू का दाम कुछ होगा। तो 1 किलो आलू का दाम मान लीजिए वर्तमान में अगर 20 रुपया है, तो हम क्या करेंगे 100 किलो आलू का जो है दाम जो है कितना होगा ये हम नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि वर्तमान में जो आलू का उत्पादन हुआ है 100 किलोग्राम, फिर इसमें जो प्राइस है, जो कीमत है, वो वर्तमान कीमत नहीं लेंगे, देखेंगे कि 2011-12 में आलू की कीमत कितनी थी। आलू कीमत कितनी थी? अगर आलू कीमत 2011-12 में 10 रुपए थी, तो 100 गुणे 10 कर देंगे, लगभग 1000 रुपये। तो वही 1000 रुपया जो है राष्ट्रीय आय में क्या होगा? जुड़ेगा। अगर 20 करते तो 2000 हो जाता। तो जैसे लग रहा है कि 2000 रुपये का उत्पादन हुआ है, लेकिन जो 2000 रुपये का उत्पादन हुआ हम इसे नहीं ऐड करेंगे। हम किसे ऐड करेंगे? 1000 रुपये। क्योंकि जो है वर्तमान में जितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा उनकी जो वर्तमान कीमत है हम उस कीमत को नहीं लेते हैं। हम कौन सी कीमत लेते हैं? जो 10-11 साल पुरानी कीमत है 2011-12 में, उस टाइम देखेंगे कि उस वस्तु की कीमत कितनी थी, उसकी कीमत से और वर्तमान जो क्वांटिटी दोनों का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा उसका वास्तविक मूल्य कितना है। इससे हम बाद में लोग समझेंगे। लेकिन ये पूछता है कि आधार वर्ष क्या चल रहा है। अभी आधार वर्ष बाद में बदल भी जाएगा, जैसे समय बीतेगा हो सकता है 2015-16 हो जाए। ठीक है, अभी फिलहाल राष्ट्रीय आय की गणना में जो आधार वर्ष लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? 2011 में। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय में आधार वर्ष लिया जाता है तो 2011 और 12 में। याद रहेगा। राष्ट्रीय आय नापने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? उत्पादन, आय और व्यय विधि। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की तीनों विधियों का उल्लेख कीजिए, या 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, या किसी एक विधि का उल्लेख कीजिए। ये राष्ट्रीय आय से एक बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख करें। जो इसका मेन प्रश्न है, जो 5 या 6 नंबर का पूछेगा। बाकी पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां ही बार पूछता है। तो 3 विधियां याद रहेंगी। राष्ट्रीय आय का अनुमान। राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है भारत की कौन सी संस्था करती है? उस संस्था का क्या नाम है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको बोलते हैं हम CSO। CSO का पूरा नाम क्या है हमें थोड़ा कल बताइएगा तो। ठीक है, CSO का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसी का काम होता है कि एक वित्तीय वर्ष में जो है राष्ट्रीय आय हमारी कितनी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना कब हुई थी? 1951 में। CSO का काम है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। इन्होंने पहला अनुमान लगाया था, लेकिन इसी प्रमाणिक अनुमान नहीं माना जाता है। इन्होंने जब अनुमान लगाया था तो बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने छोड़ दिया था। इसका जो है राष्ट्रीय आय का प्रमाणिक अनुमान, जिसको प्रमाणित किया गया वो कौन थे? राव थे, जिनका नाम है वीरेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। तो ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का प्रमाणिक अनुमान किसने लगाया? राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया? याद रहेगा। घरेलू वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया जाता है। अगर हम लोग जो क्या कर रहे हैं, घरेलू वस्तुओं पर व्यय कर रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय व्यय में शामिल करेंगे। यानी अगर वस्तुओं का उत्पादन जो है घरेलू सीमा के अंदर हुआ है, जो हमारे देश के अंदर बनी है, तो उसे हम राष्ट्रीय व्यय में शामिल करेंगे। लेकिन जब हम बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं,
तो क्या वो घरेलू सीमा के अंदर वो बड़ी चीज बनी है? नहीं बनी है ना, वो तो बाहर की सामान है ना। तो बाहर के सामान को जब हम आयात करके अपने यहाँ मंगाते हैं तो उसे हम घरेलू व्यय में शामिल नहीं करते हैं। तो उसे भी देख लेते हैं। आयातित वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। समझ में आया? घरेलू सीमा के बाहर सामान्य निवासियों द्वारा किया गया व्यय राष्ट्रीय व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। जो भारत के निवासी हैं, जो घरेलू सीमा के क्या है, बाहर है, कोई दुबई है, कोई कुवैत है ना, कोई जापान, कोई अमेरिका, लेकिन है तो भारतीय, जो बाहर है वो भी तो खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब वो खर्चा कर रहे हैं तो वहां के सामानों पर खर्चा कर रहे हैं ना। जो दुबई में है तो दुबई का सामान खरीद के खर्चा कर रहा है ना, तो उसके व्यय को हम राष्ट्रीय व्यय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके सामानों को व्यय कर रहा है। गैर निवासियों द्वारा, गैर निवासी जो भारतीय निवासी नहीं है लेकिन भारत में मौजूद है, जब भारत में आए भले भारत के निवासी नहीं है लेकिन यहाँ के सामान को क्या कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं और व्यय कर रहे हैं, तो उनको राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया जाएगा, किया जाएगा क्योंकि वो भारतीय सामानों पर खर्च कर रहे हैं। गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर किया गया व्यय राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को एक बार हम फिर देखेंगे, आगे सब मिलेंगे। ठीक है, और कुछ है अब नहीं? तो हम लोग जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद को कल देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है।